पवन जी आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन इस बात को भी जरूर बताइएगा कि जो व्यवस्था की गई थी खासतौर से आरक्षण को लेकर, ये स्पष्ट तौर से की गई थी कि वो नियमित समय के लिए है, वो स्पेशल एससी एसटी वर्ग के लिए है, कुछ समय के लिए उन्हें एक उस स्तर पर लाने के लिए। लेकिन समय समय पर राजनीतिक दलों ने इसका फायदा उठाया और ये कहा जाए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते चलेगा और उसको उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते चलेगा। सर जी, धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। और मैं 2-3 फैक्ट्स ऐसे बताना चाहता हूं, जिसे पैनल को बहुत गंभीरता से सुनना और समझना चाहिए। 1882 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्वयं इस बात को कहा था कि भारत में जो दलित और उत्पीड़क वर्ग है, इसको उठाने के लिए हंटर कमीशन को कोई स्टेप लेना चाहिए। उन्होंने इसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। उन्होंने मुस्लिम्स के लिए नहीं उठाया था, एससी एसटी के लिए उठाया था और ये व्यवस्था 1908 में की गई थी। उसके बाद बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये बैसाखी नहीं है, सहारा है, इसे आपने जीवन भर नहीं लेना है। और उन्होंने भी, जो हमारे अभी भैया ने इस बात को कहा कि ये किसी को भी दिया जा सकता है, 15 और 16 में स्पष्ट प्रोविजन से पर्टिकुलरली वर्ड लिखने के बाद एससी एसटी कहा गया है, यानी ये रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड एससी एंड एसटी कम्युनिटी। हिंदू समाज के अंदर जो जातिगत भेदभाव था उसको उठाने के लिए बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने और बहुत सारे और लोगों ने इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं की। इसमें परिवर्तन करने के लिए पार्लियामेंट को बाकायदा बिल लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हिंदू कम्युनिटी के एससी और एसटी लोगों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है अभी तक, और किसी को नहीं दिया जा सकता। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें बीच में ना आकर पार्लियामेंट में जाना चाहिए। एक चीज मैं और यहां कहना चाहूंगा कि ओबीसी में, ओबीसी का जो वेस्ट बंगाल के अंदर डिवीजन किया गया है, इस पर भी सरकार का स्पष्टीकरण बनता है जो उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जरूर ऐसी पीआईएल होनी चाहिए, या मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, सुयो मोटो इस चीज को ले कि किस तरीके से ओबीसी का ये बंटवारा किया गया है। और जो हमारे माननीय भाई जी कह रहे थे रिजर्वेशन के बारे में, वो आर्टिकल 15 को और 16 को बहुत अच्छे से पढ़े, और आर्टिकल 15 के जो प्रोविजन है 4th, उसको भी वो बहुत अच्छे से अभी पढ़ के और उसके बाद अपनी राय व्यक्त करें। मैं जो कह रहा हूं आपकी इस बात पर लोकेश जिंदल कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। लोकेश जी 10 सेकंड में अपनी बात कहिएगा। जी, मैं बेयर एक्ट पढ़ता हूँ, आर्टिकल 15 क्लॉज 4। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in the services of the under the state। और इसके तहत आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आधार करता है। इसके बाद में इंदिरा साहनी जजमेंट भी पढ़ी है। आधा पढ़ा है आपने, आधा पढ़ा है, पूरा बोलिए भाई जी। पूरा ही पढ़ रहा हूं, पर्टिकुलरली के बाद बोला था उसमें बोलिए, सिटीजन ऑफ और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब और विद कंसोनेंस ऑफ आर्टिकल 46 इसको पढ़िए। मैं जो बात कह रहा हूं मैं प्रूफ से कह रहा हूं। आप गलत हैं, आप गलत हैं। देखिए, इंदिरा साहनी जजमेंट पूरा पढ़िए आप। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस लिखी है, क्रीमी लेयर के बारे में भी मेंशन किया है। स्पष्ट लिखा तो मैं इसमें क्या सही या गलत हो सकता हूं? मेरी बात सुनिए आप। मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं। आप आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इंदिरा साहनी जजमेंट पढ़िए, इसके बाद में आपको खुद पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटस है और संविधान हमारा क्या कहता है। सर, एनसीबीसी का गठन क्यों हुआ? फिर क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई एनसीबीसी? आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? एनसीपीसी का गठन हुआ है प्रोविजंस को रीस्क्रूटनाइज करने के लिए, लेकिन तो सर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगर ये रिजर्वेशन आधार ही नहीं होता तो एनसीपीसी को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया गया है? रिकमेंडेशन कांग्रेस ने नहीं मानी ना। ठीक है, लेकिन लोकेश जी आप भी तथ्य रख रहे हैं, पवन सिन्हा जी भी तथ्य रख रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर इतनी ही बुरी स्थिति, अभी तक तो लगातार सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही है और मुस्लिम वोट बैंक के जरिए ही हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाती रही है, तो क्यों नहीं उनके उत्थान के लिए इस तरह से कदम उठाए गए?